हेलो फ्रेंड्स, बच्चों, गुड गुड मॉर्निंग। पहला अध्याय, इससे पहले वीडियो में पहला अध्याय पढ़ाया था, आज दूसरा अध्याय है। आप चाहे तो आप वीडियो देख के ही अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं या फिर अपनी बुक से अपनी नोट ज़रूर तैयार करने, लिखना ज़रूर है, अपनी कॉपी में ज़रूर ही लिखना है। समाज का उद्भव तथा विकास, समाज का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। शुरू में समाज कैसा था, आज कैसा है। आज समाज का रूप कैसा है हम सभी को पता है, और इसका विकास शुरू कैसे हुआ है वो अपन पढ़ेंगे। समाजशास्त्र क्या है, इसे समझने से पहले समाजशास्त्र के आरंभिक विद्यार्थी के रूप में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पश्चिमी देशों और भारत में इस महत्वपूर्ण विज्ञान का उद्भव और विकास किस तरह हुआ, ये अपन जानेंगे इस अध्याय में। लेकिन मेरा हमेशा आपको पढ़ाने और बताने का उद्देश्य क्या रहता है कि एमपी गवर्नमेंट स्कूल में अब पढ़ाई ऐसी ही होगी, आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, अपनी बुक से और बुक से और यूट्यूब से के माध्यम से पढ़ना होगा। ऐसा ही रहेगा। कोरोना की वजह से 1-2 साल तक तो हालात बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कि हालात सामान्य होने वाले हैं। तो बच्चों, आपको ऐसे ही पढ़ना होगा और खुद ही अपने नोट्स ज़रूर बनाने होंगे। नोट वैसे सोशलॉजी बहुत ही सरल विषय है। बस यह आपको खुद ही बनाना है। छोटे छोटे क्वेश्चन, हर अध्याय से कितने क्वेश्चन करने हैं वो मैं बताती हूँ कि आपको 2-3 से ज़्यादा, 3 या 4 से ज़्यादा तो करना ही नहीं है, और वो भी छोटे छोटे लिखना है। जैसे उसके एक क्वेश्चन में 4 हेडिंग हैं, तो उन हेडिंगों को आपको कंठस्थ करना है, याद करना है पूरा, और उनको समझना है बस। उसके बाद आप लिख लो, इससे आपकी लिखावट अच्छी होगी, लिखने की स्पीड बढ़ेगी। वो बहुत ज़रूरी है, वो करना ही करना है, देखो, ठीक है। तो इसमें सब मेन इसका क्वेश्चन क्या है, समाजशास्त्र का उद्भव तथा विकास, ये क्वेश्चन हो गया। और इसी क्वेश्चन को आप इसमें से चाहो तो वीडियो से बना लो, या अपनी बुक होगी आपके पास, उस बुक से नोट्स बनाओ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें, ज्ञानोदय क्या है, ज्ञानोदय का अर्थ बताइए। क्वेश्चन वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं बता रही हूँ, वही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा, इससे अन्य क्वेश्चन नहीं आएंगे। ज्ञानोदय का अर्थ बताते हुए स्पष्ट कीजिए इसका अर्थ क्या है और ये कहाँ से शुरू हुआ है। तो अपन को पढ़ना है, ज्ञानोदय यूरोप में इटली से आरंभ होने वाला एक वैचारिक आंदोलन था। क्या था? एक ज्ञानोदय यूरोप में इटली से आरंभ होने वाला एक वैचारिक आंदोलन था, जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर 18वीं शताब्दी तक चला। इसे पुनर्जागरण भी कहा जाता है। तो देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पुनर्जागरण काल क्या है, या पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो आपको यह लिखना यही होगा, ज्ञानोदय यूरोप में इटली से आरंभ होने वाला एक वैचारिक आंदोलन था, जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर 18वीं शताब्दी तक चला। आपको ये बहुत ही कंठस्थ होना चाहिए, पता होना चाहिए बिल्कुल। फ्रांस की क्रांति क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति क्या है, जी दोनों। ज्ञानोदय जी। तो एक तो समाज का उद्भव तथा विकास क्या है, विकास क्वेश्चन लिख लेना, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जितना पढ़ इसको समझ के लिखना है। और ये जरूर, ज्ञानोदय का अर्थ, फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति क्या थी। तो ज्ञानोदय मैंने बताया, अब बताते हैं फ्रांस की क्रांति। तो सन 1789 में होने वाली फ्रांस की क्रांति का संबंध यूरोप के परंपरागत समाज में पैदा होने वाली उन नई दशाओं से है जिन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में योगदान दिया। कब हुई थी? वन लाइनर भी क्वेश्चन हो सकता है, आप ये कंठस्थ होना चाहिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में। कब हुई थी? 1789 में, ठीक है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति
18वीं शताब्दी के अंतिम समय से इंग्लैंड में नए नए आविष्कार होने के कारण क्या हुआ। 18वीं शताब्दी के अंतिम समय से इंग्लैंड में नए नए आविष्कार होने के कारण वहाँ उद्योगों का तेजी से विकास हुआ तथा पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित कई एक नई आर्थिक संरचना का निर्माण होने लगा। इस प्रकार सन 1770 से लेकर 1830 के बीच नई प्रौद्योगिकी मशीनों द्वारा उत्पादन तथा आवागमन की साधनों का जिस तेजी से विकास हुआ उसको ही इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। बस हो गया आपका ये चैप्टर पूरा। बस यूरोप में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। यूरोप में तो अगर आप उनने फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, इंग्लैंड की क्रांति पढ़ी है, उतना ही अपन को थोड़ा थोड़ा याद है तो अपन उतना ही इसमें भी लिख देंगे जो आपने। ठीक है। समाजशास्त्र का जनक फादर किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक (1838) में अगस्त कॉम्ट ने समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र सोशियोलॉजी नाम से संबोधित किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को भी अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण के द्वारा एक वैज्ञानिक रूप दिया जा सकता है। इस प्रकार एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना सन कब हुई? 1838 में कॉम्ट द्वारा की गई। इसी कारण कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अगस्त कॉम्ट को। स्थापना कब की उन्होंने? 1838 में। बहुत महत्वपूर्ण है। बस इतना ही कर लिया, आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, भारत में समाजशास्त्र का विकास। ये भारत में समाजशास्त्र का विकास कितनी हेडिंग है इसमें? बीच बीच में आप वीडियो को रोक के इससे भी पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण ये भारत में समाजशास्त्र की उपयुक्तता अथवा महत्व, ये ज़्यादा महत्व ये करना है। ठीक है। इसको इसमें कितनी हेडिंग है? नंबर 1, मानव व्यवहारों का समुचित ज्ञान, सामाजिक समस्याओं को समझने में सहायता, भावनात्मक एकीकरण का आधार, पारिवारिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण, समाज कल्याण के लिए आवश्यक, ग्रामीण पुनर्निर्माण का आधार और सामाजिक नियोजन में सहायक। सामाजिक नियोजन में सहायक है। क्या है इसका अर्थ? करते हुए उनको ये पूरी ये कितनी 7 हेडिंग एक अपनी नोटबुक में पूरी हेडिंग लिख लो। उन हेडिंगों को फिर उसके अर्थ समझो क्या है। मानव व्यवहारों का समुचित ज्ञान। समाजशास्त्र का अध्ययन करने से हमें मानव व्यवहार का पूरा पता चल जाता है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है, किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा हो सकता है। दूसरा, सामाजिक समस्याओं को समझने। सामाजिक समस्याएं आती हैं व्यक्ति के जीवन में, अगर हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उन समस्याओं को आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 3, भावात्मक एकीकरण का आधार। तो अपन को जब समाज के बारे में गहराई से अपन समझेंगे, जानेंगे क्यों, कारण कैसे होते, क्या हर एक कारण होता है वैज्ञानिक। जैसे हम सामने वाले जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हमें उत्तर मिलेगा। व्यापार करेंगे हम जैसे भाव से व्यापार करेंगे वैसे हमारा लाभ मिलेगा। जैसे एक व्यापारी अगर अपने कस्टमर, कहते हैं दुकानों पे अक्सर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि जो ग्राहक ही देवता लिखा रहता है ना। तो अगर ग्राहक को देवता समझ के हम उसको सामान देंगे तो वह बार बार अपनी दुकान पे आएगा। इज्जत के साथ, इज्जत सम्मान सब चाहते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इज्जत और सम्मान नहीं चाहता। तो अपन कुछ भी करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सामने वाले की भावनाओं की अपन ध्यान रखेंगे तो अपन कभी भी असफल नहीं होंगे किसी भी रिश्ते में, किसी भी
चाहे वो व्यापारी का हो कैसा भी हो। जो सामाजिक अपन समाज में जब और समाज कल्याण पारिवारिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण। वही बात फिर से होगी कि अगर हम सामने वाले की भावनाओं को समझेंगे तो सामाजिक संगठन कैसा होगा, मजबूत होगा। समाज कल्याण के लिए आवश्यक, अगर हमें समाज शास्त्र का ज्ञान होगा तो समाज के कल्याण में हम नई नई योजनाएं बनाएं। हमें पता होगा व्यक्ति कैसे होते हैं, व्यक्ति क्या चाहते हैं, समाज कैसा होता है। पूरा समाज व्यक्तियों का समूह ही एक समाज है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार हो। परिवार कैसे चलता है, एक परिवार को कैसे चलाया जा सकता है। परिवार में कर्ता होता है, आम सदस्य होते हैं। वैसे ही एक गांव का स्तर ले लो, गांव का एक मुखिया होता है, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाएंगे अपन तो समाज के बड़ा रूप एक देश भी एक समाज ही है। तो जैसे परिवार चलाया जाता है वैसे ही देश चलाया जाता है। तो अगर हमें पूरी अच्छे से ज्ञान है समाज शास्त्र का, सोशलॉजी का अच्छा ज्ञान है तो समाज कल्याण के लिए हम अच्छी योजनाएं बनाएंगे। ग्रामीण पुनर्निर्माण का आधार, तो ग्रामीण पुनर्निर्माण फिर वही है कि पुनर्निर्माण, गाँव का विकास फिर शहरों का विकास। तो गाँव का पहले विकास हो, फिर शहरों का, और फिर नीचे से लेके ऊपर तक विकास हो। जब हमें इसका ज्ञान होगा कि व्यक्तियों का कल्याण हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह की शिक्षा में समाज के कल्याण में उपयोगी है, तो वो अगर हमें सोशलॉजी का ज्ञान होगा, समाज शास्त्र का ज्ञान होगा तो हम समाज के कल्याण के लिए अच्छे से अच्छी योजनाएं बनाएंगे। सामाजिक नियोजन, इसमें भी वो ये समाज के लिए योजनाएं बनाना। तो समाज के लिए योजनाएं हम कब बनाएंगे, जब हमें ज्ञान होगा समाज कैसा है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसी हिसाब से समाज की योजनाएं बनाई जाएंगी। तो पूरी हेडिंग याद करना है अपन को, और समझना है। समझने पे ज़्यादा बल दो। तो ये फिर से आएगा, आ गया है सारांश। तो अगर सारांश ही अपन पूरा याद कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। समाजशास्त्र के उद्भव से संबंधित दशाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लो। पश्चिम में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ। पश्चिम में, यूरोप में, जो अपन देख चुके हैं पीछे। भारत में समाजशास्त्र का विकास, ये याद कर लो, इतना ही काफ़ी है। लेकिन कर लो सही, बिल्कुल लिखना सही है। लिखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये विषय ऐसे हैं, इनको लिखना बहुत ज़रूरी है। भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता, बस ठीक है, हो गया। ये सारांश भी लिखना है पूरा और याद करना है। पहले भी बता चुके हैं, खाली स्थान भरना है, सीस पेंसिल से भरना है पूरा। खाली स्थान सीस पेंसिल से, बहुविकल्प सीस पेंसिल से टिक लगाने हैं और पढ़ना है पूरा। एक शब्द के आंसर भी यहाँ सीस पेंसिल से लिखने हैं और याद करने हैं। सत्य असत्य का भी, असत्य पे भी टिक करना है सीस पेंसिल से, जोड़ी मिलानी है, बस। इसी तरह से अपना 1 बाय 1 करके पूरा विषय को कंप्लीट करना है। तो जी अपना 2 पार्ट तक कौन सा, इसके बाद अगले वीडियो में बनाएंगे अध्याय 3। अगले वीडियो में अध्याय 3 को समझाएंगे, उससे अपन कितना क्या करना है। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर। हाँ, इससे अपनी नोटबुक ज़रूर कंप्लीट करते चलो, लिखना ज़रूर है, कॉपी में ज़रूर लिखना है। और ये याद दिला दें, आपको पढ़ाई ऐसे ही करनी है आगे चल के। भविष्य यही तैयार हो रहा है भविष्य में कि ऐसे ही पढ़ना होगा। ठीक है, बाय, टेक केयर एंड गुड लक।